हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 में धातु और अधातु। इसमें अपन ने पहले धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करी थी। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं और इन दोनों में जो है किस प्रकार से असमानताएं या अंतर पाया जाता है, किस प्रकार से हम धातुओं को और अधातुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। तो जो अपने धातुएं बताई थी, धातु के अंदर में कठोरता, चमकीलापन, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक होना, ये सब धातुओं के गुण थे। और इसी के साथ में फिर अपन ने जो है अधातुओं के गुणों में बताया था कि वह कठोर नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, भंगुरता का गुण पाया जाता है, ऊष्मा के और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ये सब अपन ने भौतिक गुणों के बारे में बात करी थी। आज हम सब चर्चा करेंगे धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। जब किसी अपन धातु या अधातु की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाते हैं तो क्रिया करवाने पर उनका ऑक्साइड बनता है। जिस प्रकार से मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से आयरन की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे तो आयरन का जो है वो ऑक्साइड बनता है। परंतु धातु भी ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु भी जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। परंतु दोनों में क्या अंतर होता है? तो सामान्यतः जब धातु के जो ऑक्साइड है उनको अपन जल में विलय कर देते हैं और जल में विलय करने के बाद में जब किसी लिटमस पत्र को उसमें डाला जाता है तो सामान्यतः वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो लाल लिटमस को जो नीला करने का जो गुण होता है वह सामान्यतः क्षारीय प्रवृत्ति के पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं या क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, ये सब धातुओं के ऑक्साइड हैं और इनकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है और इनका जो विलयन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी प्रकार से बात करेंगे अधातुओं के ऑक्साइड, जैसे कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड होते हैं यह जल में घुलने पर यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल करना अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो सामान्यतः कहेंगे कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अर्थात अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से इनके ऑक्सीजन से क्रिया के संदर्भ में अपनी चर्चा हुई। अब आप बात करते हैं जल के साथ में क्रिया। तो जो धातु और अधातुओं की अपन जब जल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के अपन को परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तो कुछ धातुएं जो होती हैं वो कम क्रियाशील होती है। जिस प्रकार से सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है और ये इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि इसे बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसी प्रकार से जब अधातु की क्रिया करवाएंगे तो अधातु सामान्यतः जल से जो है वो क्रिया नहीं करती है ना, यहाँ पर जल से क्रिया नहीं करती है, वायु के साथ में सक्रिय रहती है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस अधातु है और
इसे यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में जो है वो रखा जाता है। तो अधातुएं सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे देखेंगे अपन अम्लों से क्रिया। अम्लों की जब अपन क्रिया धातुओं के साथ में और अधातुओं के साथ में करवाते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो एक जिस इस प्रकार से अपने 5 बीकर लिए, इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लकड़ी का कोयला, सल्फर। अब इसमें से A, B, C और D इसमें जो है वो धातु है, जबकि E और F जो बीकर है इसमें अधातु है। अब इन सब की क्रिया अपन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं। तो अपन देखते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर ये सब अम्लों के साथ में क्रिया कर जाते हैं, जबकि लकड़ी का कोयला और सल्फर जो है वो क्रिया नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी बात हो गई कि जो धातुएं होती हैं वह धातुएं होती हैं जो अम्लों के साथ में क्रिया करती, जबकि अधातुएं अम्लों के साथ में क्रिया नहीं करती है। इसके साथ में एक प्रयोग और करेंगे कि जब किसी धातु की अपन अम्ल के साथ में क्रिया करवाएंगे, करवाने के बाद में उसमें से एक गैस निकलती है, और जब गैस जो निकलती है उसके पास में जलती हुई अपन तीली ले जाते हैं। जब तीली हुई ले जाते हैं तो वह पॉप की ध्वनि के साथ में जलती है या पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। ये पॉप की जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये हाइड्रोजन गैस के कारण से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब धातुओं की क्रिया अम्लों के साथ में करवाई जाती है तो इनके साथ में क्रिया भी होती है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। जबकि अधातुओं के साथ में जब अपन अम्लों की क्रिया करवाते हैं तो इस प्रकार की कोई क्रिया उनके बीच में नहीं होती है। क्षार के साथ में अभिक्रिया है। क्षारों के साथ में क्षार जिस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर के और उसको हम अलग अलग धातुओं के साथ में क्रिया करवाते हैं। जब क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर भी जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्षार से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जब किसी प्रणाली के अंदर में के सामने इस प्रकार से जलती हुई तीली ले जाते हैं तो वह पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। पॉप की ध्वनि उत्पन्न करना ऑक्सीजन की उपस्थिति को दर्शाता है। और अधातुएं जो होती हैं वो क्षारों के साथ में जो क्रिया करती हैं वो काफ़ी जटिल प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन का अर्थात होता है कि एक तत्व को या एक ग्रुप को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे तत्व या ग्रुप का आ जाना, यह विस्थापन कहलाता है। तो सामान्यतः यहाँ पर इस प्रकार की जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये जो होते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 5 बीकर ले रखे हैं ना, यहाँ पर A, B, C, D और E। A में कॉपर सल्फेट और जिंक का टुकड़ा है, B में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील है, और C में जो जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन है, D में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन है, और E में जिंक सल्फेट और लोहे की छीलन है। जब हम इनकी आपस में क्रिया देखते हैं तो बीकर A और B दोनों में जो है क्रिया हो जाती है। क्रिया होकर के एक में जिंक सल्फेट बनता है और दूसरे में फेरस सल्फेट बनता है। जबकि C, D और E इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्योंकि जो C, D और E है इसमें किसी प्रकार का यहाँ पर तत्वों का विस्थापन नहीं हुआ है। सामान्यतः एक नियम होता है कि हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन कर देता है। और अपन इसी आधार पर कहेंगे कि जो अधिक क्रियाशील धातु थी वो कम क्रियाशील धातु का प्रतिस्थापन कर देगी तो आपस में क्रिया हो जाती है। लेकिन यदि कम क्रियाशील धातु का विस्थापन यदि अधिक क्रियाशील धातु के साथ में होता है तो वो विस्थापन नहीं हो पाता है। तो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही इनका विस्थापन होता है। धातु और अधातु के उपयोग सामान्यतः अपन देखते हैं अपने चारों तरफ बहुत सारी मशीनें होती हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, वायुयान होते हैं, रेलगाड़ियाँ होती हैं, उपग्रह होते हैं, अपने घरों में बहुत सारे सामान होते हैं। ये सभी सामान होते हैं किसी न किसी धातुओं के बने होते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अधातु के होते हैं जिनका अपने जीवन में काफ़ी उपयोग यहाँ पे रहा करता है। इस प्रकार से देखें यहाँ पर ये कि धातुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है और हमें सभी सजीव श्वसन के लिए यहाँ पर करवाते हैं ऑक्सीजन से। अधातु जिनका उपयोग अपन उर्वरकों की वृद्धि के लिए करते हैं, नाइट्रोजन जिस प्रकार से होती है। अधातु जिसका उपयोग जल की शुद्धिकरण के प्रक्रम में किया जाता है जैसे क्लोरीन है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में काम में लिया जाता है जैसे आयोडीन है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो हमें कई रूप से काम में लेते हैं। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले कुछ अधातुएं बारूद, कार्बन हैं, इस प्रकार के। तो बहुत सारे जो है अधातुएं अपने दैनिक जीवन में काम आती है। कुछ विशेष बातें हैं। सोडियम, जैसा पहले बताया गया, सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु होती है और इस कारण से उसे पानी से बचा करके मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस प्रकार से फास्फोरस वायु से जल्दी क्रिया कर जाता है, उसे भी हम वायु से बचाकर पानी के अंदर में रखा जाता है। कुछ धातुएं बहुत नरम होती हैं, जैसे सोडियम धातु है वो उससे इतनी नरम होती हैं कि उसे चाकू से काटा जा सकता है।